अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने आपकी बुक के जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है जिसका आगाज़ चैप्टर नंबर 12 से हो रहा है, कराची बोर्ड की ये बुक, इसमें हम चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक जो पोर्शन पढ़ेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। और आज हम इसका पहला चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने इस सेशन की शुरुआत एक बहुत पुरअतमाद तरीके से कर रहे होंगे और आपने अपने गोल सेट कर लिए होंगे जो आपको इस सेशन में अचीव करने हैं। याद रहे बेटे, गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका जो पूरी बॉडी है और आपका माइंड है ये रिस्पॉन्ड करता है उस टारगेट की तरफ जो आपने अपने लिए सेट किया होता है। विदाउट सेटिंग एनी गोल आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में लगेगा नहीं। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप एक नए जज्बे के साथ अपनी सेकेंड ईयर फिजिक्स का आगाज़ करेंगे। तो आइए हम अपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने जाएंगे चैप्टर 12। तो इसमें मैंने इस पेज पर आपके सामने आउटलाइन लिखी हुई हैं उन टॉपिक्स की कि जो आपको यहाँ पर आज मैं कवर कराऊंगा और हम डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स को कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, फिर कूलम लॉ आगे जाकर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, ऐसी इंटेंसिटी का रिलेशन बनाएंगे आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए, फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का इंट्रो दिया जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और आखिर में फ्लक्स बनाएंगे एक पॉइंट चार्ज जो कि आइसोलेटेड है उससे कितना फ्लक्स जनरेट होता है और वो किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो आइए हम अपने सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो आइए बेटे, सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज पर स्टडी करते हैं जब वो चार्जेस रेस्ट में होते हैं। तो हम इसके किसी मैकेनिज्म को पढ़ेंगे कि वो अपना इम्पैक्ट दूसरे चार्ज पे लगा रहे हैं लेकिन वो खुद रेस्ट में हैं। तो ये ब्रांच फिजिक्स की कहलाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नीचे तारुफ दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमें चार्ज से शुरुआत करनी है। तो मेरे बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज ये आप मैट्रिक में पढ़कर आए हैं कि ये किसी भी पार्टिकल की अपनी बेसिक प्रॉपर्टी है फिजिकल, जिसमें वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है दूसरे पार्टिकल पर। जब वो पार्टिकल आप रखेंगे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में तो ये अपना इलेक्ट्रिक चार्ज का इम्पैक्ट शो करेगा। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहलाती है उस पार्टिकल की, यानी ये जैसे मास हो गया कि ये उसके पास खुद से है, आपको उसको स्टडी करना है कि चार्ज क्या कर रहा है, यानी कि कहाँ से आया इस पर डिबेट नहीं है। ये अपना जो इम्पैक्ट लगा रहा है दूसरे चार्ज पर या दूसरे पार्टिकल्स पर, हम उसको स्टडी करेंगे। तो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है पार्टिकल की। और हल्का सा आइडिया दिया गया कि चार्ज आता कैसे है कि जब हम किसी पार्टिकल को किसी दूसरे सूटेबल पार्टिकल के साथ रब करते हैं, टच करते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, तो इससे क्या हो जाता है कि एक पार्टिकल इंटर हो जाता है, उसको हम एजेंट का नाम दे रहे हैं यहाँ पर, और वो उसको चार्ज कर देता है और उसी एजेंट को बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसकी बुनियाद पर वो पार्टिकल दूसरे चार्जेस को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो हम इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे कि ये चार्ज हो गया है। और यहाँ इस चैप्टर में आप स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू का इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल देते वक्त। और चार्जेस दो टाइप के होंगे, नेगेटिव चार्ज भी पार्टिकल पर आ सकता है, तो उसके बाद एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री, जो जब हम कहेंगे उस पर नेगेटिव चार्ज है, या उस पर जब डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की तो हम कहेंगे कि पॉजिटिवली चार्ज है। और एक प्रॉपर्टी ये भी है कि सेम चार्जेस रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और जब किसी पार्टिकल पर चार्ज आएगा तो वो क्वांटाइज होता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे होते हैं तो उससे उसका चार्ज बढ़ता रहता है, यानी जो टोटल चार्ज है वो मल्टीपल है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 कूलम है। तो चार्ज का यूनिट जो आप पढ़ेंगे यहाँ पर, एसआई यूनिट जो है वो इसका कूलम है। तो बेटे, इस पेज पे हमने एक तारुफ लिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये हल्का सा इंट्रो क्लियर हो गया होगा कि चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर होगा
तो वो दूसरे पार्टिकल पर या तो अट्रैक्शन की फोर्स लगाएगा या रिपल्जन की फोर्स लगाएगा जब वो उसकी फील्ड में आएंगे। आए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो मेरे बेटे यहाँ पर एक बड़ा टॉपिक आपके एग्जाम का आ रहा है, कूलम लॉ। यानी ये जो हम बात कर रहे थे कि पीछे चार्ज जो हमने पढ़ा, तो जब भी कोई चार्ज रखा होता है तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, अपने अराउंड जो स्पेस उसका होता है उसमें अपनी इलेक्ट्रिक लाइंस क्रिएट करता है। तो अब अगर उसकी फील्ड के अंदर एक दूसरा चार्ज आ जाए तो फिर वो उसको या तो अट्रैक्ट करेगा या उसको रिपेल करेगा। तो इस फोर्स को स्टडी किया कूलम ने, चार्ल्स ऑगस्टन डी कूलम, और इन्होंने अपना एक पूरा लॉ पेश करा इसी अट्रैक्शन और रिपल्जन की फोर्स पर, कि उन्होंने इसको क्वांटिटेटिवली डिस्कस किया कि वो जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है जो इन दो पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल इनके दरमियान में है, वो किन फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। तो कूलम के अकॉर्डिंग मेरे बेटे जितनी इन चार्जेस की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी उतनी अट्रैक्शन या रिपल्जन की फोर्स इनके दरमियान में ज़्यादा होगी। यानी पहला पॉइंट है इनके लॉ का कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके दरमियान में है वो डिपेंड कर रही है इनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पर। यानी Q1 और Q2 में से कोई भी बढ़ाया जाए या दोनों को बढ़ाया जाए तो जितना आप इनकी मैग्नीट्यूड को बढ़ाते जाएंगे उतनी ये जो फोर्स और रिपल्जन या अट्रैक्शन है ये इंक्रीज करती जाएगी। और ऐसे ही उनके लॉ के अकॉर्डिंग ये फोर्स एक और फैक्टर पर डिपेंड कर रही है और वो है इनके दरमियान डिस्टेंस। जब चार्जेस का डिस्टेंस हम कम करते जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है ये बढ़ती जाएगी। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से इनवर्स रिलेशन है। और फिर जब इन्होंने इसको कंबाइन करा तो प्रोपोर्शनल साइन लगाया और फिर यहाँ पर इक्वल साइन जो इसको रिप्लेस करा तो एक कांस्टेंट लगाया गया। तो यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो K है, ये कहलाता है कूलम कांस्टेंट। इसकी अपनी वैल्यू जाके हम पढ़ेंगे कि फ्री स्पेस के 9 एक्सपोनेंशियल 9 और फिर से यूनिट आ रहे होते हैं आगे। तो मतलब कहने का ये कि जो K आप देख रहे हैं ये K एक्चुअली जो पार्टिकल्स के दरमियान मीडियम है इन पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर फ्री स्पेस होगा या वैक्यूम होगा तो K की वैल्यू अलग है, और ऐसे ही जब कोई इंसुलेटिंग मीडियम दरमियान में चार्ज किया आ जाएगा, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम बीच में आ जाएगा तो उससे K पर फर्क पड़ेगा और ये फोर्स भी जो है वो भी चेंज होगी। तो इस वक्त हमने यहाँ पर दो पार्टिकल लिए, इनका नाम, इनके चार्जेस का नाम हमने Q1 Q2 दिया हुआ है। दोनों स्टैटिक हैं और क्योंकि दोनों करीब हैं तो ये अपना इम्पैक्ट एक दूसरे पे लगा रहे हैं। अपनी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है इनकी वो आपस में इंटरेक्ट कर रही है और रिजल्ट में एक फोर्स जनरेट कर रही है। इनका डिस्टेंस स्मॉल r है। तो आइए इस तारुफ के बाद कूलम लॉ के हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इस पेज पे बताया गया कि बेटा वो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है पीछे, वो क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी की या तो अट्रैक्शन की होगी या वो रिपल्जन की होगी, तो इट हैज़ डायरेक्शन। तो उसकी डायरेक्शन प्रॉपर्टीज की वजह से हमने जो पिछले पे जो मैग्नीट्यूड बनाया अब हम उसका वेक्टर जनरेट करेंगे और यहाँ पर हमने लगाने हैं यूनिट वेक्टर। तो खैर उन्होंने यह बताया कि F12 वो फोर्स है जो कि Q1 लगा रहा है Q2 पर। तो अगर हम वो फोर्स बनाने जा रहे हों तो हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए होगा Q1 और Q2 का रिलेटिव टू ओरिजिन। और ऐसे ही हमने पहले वेक्टर बनाया R12 कि R12 वेक्टर है, और फिर हमने R12 का पोजीशन यूनिट वेक्टर बनाया क्योंकि हमें उसकी डायरेक्शन देनी है। तो हमने इस मैग्नीट्यूड जो पिछले पेज पे हमने बनाई थी उसके साथ ये डायरेक्शन वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया जो कूलम की फोर्स को शो कर रहा है कि ये मैग्नीट्यूड भी रखती है और डायरेक्शन भी रखती है कि या तो अट्रैक्शन की होगी या रिपल्जन की होगी। तो याद रहे कि फोर्स एक वेक्टर है। और अब वो जो K की मैं बात कर रहा था आपसे, उस K के बारे में बताया जा रहा है कि ये मीडियम पर डिपेंड करता है। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो मेरे बेटे K का तारुफ हमने स्टार्ट में लिया था कि कूलम कांस्टेंट कहलाता है। अब वो इसको यहाँ बता रहे हैं कि K को इन्होंने यहाँ पर एक फॉर्मूले के जरिए शो किया है कि K का एक फॉर्मूला है कि जो कूलम ने बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 4 पाई तो कांस्टेंट ही है, एप्सिलॉन के नीचे जीरो आप देख रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट पढ़ेंगे हम लोग, और ये एप्सिलॉन कहलाता है परमिटिविटी और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी क्या है बेटे? ये जो चार्जेस के दरमियान मीडियम होता है
ये एक्चुअली उन पर डिपेंड करती है कि वो जो मीडियम के मॉलिक्यूल्स होंगे ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक्चुअली होता ही है कि जब इलेक्ट्रिक लाइंस इस जो आपने परमिटिविटी की बात कर रहे हैं जो मीडियम दरमियान में रखा हुआ है, जब उनके मॉलिक्यूल्स को जाकर हिट करती है तो वो उनके डाइपोल क्रिएट करती है, उनको पोलराइज करती है। अब वो उसके प्लस माइनस चार्ज को अलग अलग करके सेपरेट कर देती है और इससे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उन चार्जेस के दरमियान में थी वो यहाँ पर ये मीडियम थोड़ी ज़ाया कर लेता है। तो इट मीन्स वो जो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिकल फोर्स है उसमें कुछ फोर्स यहाँ पर ज़ाया हो जाती है इस मीडियम में इलेक्ट्रिकल लाइंस को ट्रेवल कराने में। तो इसलिए हमने उसको टर्म दिया है परमिटिविटी का कि ये रिलेटेड है जो चार्जेस के दरमियान मीडियम है उस पर। और अब जब हम बात करते हैं फ्री स्पेस की या वैक्यूम की तो इसके लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 एक्सपोनेंशियल -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू जब लाके अब यहाँ फॉर्मूले में रखेंगे तो इससे के की वैल्यू जनरेट हो जाएगी 9 एक्सपोनेंशियल 9 की बेस में भी 9 है, एक्सपोनेंट में भी 9 पावर में आ रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर से यूनिट जो है रेसिप्रोकल हो गए। ये हमने इसी फोर्स के फॉर्मूले से जनरेट करे हैं के यूनिट। तो पता चला कि जब फ्री स्पेस बीच में होगी तब भी परमिटिविटी होगी और उसकी वैल्यू कम होगी और उससे के जनरेट होगा। और यूं इस के को उठाकर हमने अपने जो पीछे फोर्स के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बनाया था वहाँ जाके रख दी के की वैल्यू। तो ये फॉर्मूला जनरेट हो गया है इन द फॉर्म ऑफ परमिटिविटी। और अब मेरे बेटे अगर दरमियान में दो चार्जेस के कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए, यानी डाइलेक्ट्रिक से मुराद कोई भी ऐसा मीडियम जो फ्री स्पेस या वैक्यूम के अलावा हो, उसके आने से अब मॉलिक्यूल्स और बढ़ जाएंगे उन दो चार्जेस के दरमियान में। कि पहले तो खाली फ्री स्पेस या वैक्यूम उसको जो है परमिटिविटी दे रहा था, लेकिन अब जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम आया उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो भी अब पोलराइज होंगे इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ज़ाया होगी इलेक्ट्रिक लाइंस को ट्रेवल कराने में। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जो आपके पास यहाँ पर के की वैल्यू जनरेट होगी वो एप्सिलॉन नॉट के आगे एक एप्सिलॉन आर भी आप देख रहे हैं कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कि जो आपने मीडियम रखा होता है ये एप्सिलॉन आर उसको शो कर रहा है और ये इंक्रीज कर रहा है कि आपकी ये शो कर रहा है कि आपकी परमिटिविटी बढ़ रही है। कि पहले खाली एक एप्सिलॉन नॉट था, अब उसके आगे एप्सिलॉन आर भी आ गया, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर एक नया एप्सिलॉन क्रिएट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो एप्सिलॉन आर है ये उसकी रिलेटिव परमिटिविटी है उस मीडियम की। और हम अगर उसके लिए यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट बनाएंगे तो एक नया एप्सिलॉन बना लेंगे। और एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है अगर हम यहाँ पर उसका यूनिट निकालना चाहें तो आप देख सकते हैं कि दोनों एप्सिलॉन का रेशियो है ये, यानी वो एप्सिलॉन जो इन दोनों के मल्टीप्लाई होने के बाद आया और वो डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो आपके पास परमिटिविटी आई वो इसको फार्मूला जनरेट कर देगा। हमने फ्री स्पेस से उसको डिवाइड कराया, जो प्रोडक्ट आया एप्सिलॉन का, तो उससे आपको जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दरम्यान में आया है उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी मिल गई है। लेकिन अब यहाँ एक चीज़ नोट करें बेटा कि जब ये एप्सिलॉन मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है तो ये के की वैल्यू को कम कर देगा। यानी अगर एप्सिलॉन बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है दरमियानी चार्जेस की वो कम हो जाएगी। वो इसलिए कम हो जाएगी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो और ज़ाया होगी क्योंकि एक नया मीडियम दरमियान में आ गया है जिसके डाइपोल क्रिएट होने की वजह से उसको हमें मज़ीद यहाँ पर कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो के आपका कम हो जाएगा और अगर के आपका कम हो जाएगा तो इससे आपकी जो फोर्स है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि जब कोई इंसुलेटिंग या डाइलेक्ट्रिक मीडियम दरमियान में आएगा तो इससे इलेक्ट्रिकल फोर्स आपकी वीक हो जाएगी। और इस टॉपिक को आराम से पढ़िएगा, तसल्ली से इसको रिपीट करें। हम चलते हैं आगे। मेरे बेटे इसके बाद यहाँ पर एक तारुफ दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि किसी भी चार्ज के अराउंड वो एरिया जहाँ पर उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस पहुँच रही होती हैं और वो फिजिकली पहुँचती लेकिन आपको नज़र नहीं आती हैं, इमेजनरी लाइंस हैं, तो हमें यहाँ पर क्या रखना पड़ता है, टेस्ट चार्ज। जब कोई टेस्ट चार्ज उसके फील्ड में रखते हैं तो वो उसके इम्पैक्ट को फील करता है। यानी वो टेस्ट चार्ज जो है वो लाइटर सा होता है और जो पॉइंट चार्ज या पार्टिकल चार्ज है वो उस पर अट्रैक्शन या रिपल्जन की फोर्स लगाता है। यानी अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा तो इनवर्ड आएगी अट्रैक्शन, पॉजिटिव होगा तो ये आउटवर्ड जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि वो कहलाएगी उसकी फील्ड।
कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी भी चार्ज के अराउंड वो इलाका जहाँ पर उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस पहुँच रही हों। अब नीचे एक नाम लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इससे मुराद बेटा ये है कि रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड से ही, मगर जैसे जैसे हम उस पार्टिकल जो पॉइंट चार्ज से दूर जाते जाएंगे, ये जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आहिस्ता आहिस्ता वीक होती जाएगी, यानी करीब के एरिया में स्ट्रांग होगी और जैसे हम दूर जाते जाएंगे आहिस्ता से क्या हो जाएगी, वीक। तो यहाँ पर हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस करा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इससे मुराद ये है कि ये किसी पॉइंट पर जो उसकी इंटेंसिटी पहुँच रही है ये उसको डिफाइन करता है, उसको कंक्लूड करता है, लेकिन उस पॉइंट पर हमें क्या रखना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज, कि जब हम किसी पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल होगा उसकी फील्ड के अंदर किसी टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो उस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिकल फोर्स वो पहुंचा रहा है, अपनी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पहुंचा रहा है वो हमें मिल जाएगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मुराद ये है कि किसी भी टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है आपका मेन चार्ज, जो आपका पॉइंट चार्ज है, जो पार्टिकल है वो उस टेस्ट चार्ज पर जितनी फोर्स लगाएगा वो उस पॉइंट की कहलाएगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। जैसे हम दूर होते जाएंगे आपकी इंटेंसिटी वीक होती जाएगी। तो क्यू नॉट यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, फोर्स आपको लग रही है क्यू नॉट पर, ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उस पॉइंट पर। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। और क्योंकि ये अट्रैक्शन की भी फोर्स हो सकती है, रिपल्जन की भी, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने ई पे वेक्टर लगाया, फोर्स पर यूनिट कूलम चार्ज, और फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इस बात को याद रखते हुए इट्स डायरेक्शन इज दैट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड, यानी कि जो फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी एक्ट करेगी। इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, और आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम ड्राइव करेंगे वोल्ट पर मीटर। फिर लोग आप न्यूटन पर कूलम पे ध्यान दें कि फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का कूलम है। हम चलते हैं आगे। तो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रिलेटेड एक टॉपिक आ रहा है कि हमने एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज लिया है और हम देखना चाह रहे हैं कि वो अपने सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्रिएट करता है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम दूर चले जाएंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपकी वीक होती जाएगी। तो हमने पॉइंट लिया, एक चार्ज पार्टिकल लिया है पहले, तो जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, और अब उसकी फील्ड के अंदर हमने एक पॉइंट पी लिया और वहाँ पे हमने एक चार्ज रख दिया है क्यू नॉट, जो कि उसकी इंटेंसिटी को उस पॉइंट पर फील कर रहा है। क्यू नॉट आपका टेस्ट चार्ज है और जो मेन चार्ज है वो आपका क्यू है, और क्यू नॉट का डिस्टेंस फ्रॉम मेन चार्ज क्या है, स्मॉल आर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो उससे अगर हम फोर्स जनरेट कर लें तो वो क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगा, यानी कि जो मेन चार्ज उस टेस्ट चार्ज फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो क्यू नॉट ई के बराबर है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। और लेकिन हमने इससे पहले टॉपिक में कूलम लॉ पढ़ा था कि जब दो चार्ज अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं तो वो फोर्स इस वैल्यू के बराबर, यानी कूलम का लॉ लगा दिया हमने कि एक चार्ज क्यू है एक चार्ज क्यू नॉट है। लेकिन दोनों फोर्सेज जो इक्वेशन 1 2 में आप देख रहे हैं ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं जो उन चार्जेस के दरमियान में हैं, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने दोनों की राइट साइड को कंपेयर किया तो इससे क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया और ये 1/4 ये पूरा के की वैल्यू है। तो हम देख सकते हैं कि ई बराबर आ रहा है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ये अब कंक्लूजन हमें मिला कि ये 3 फैक्टर पर डिपेंड कर रही है इंटेंसिटी जो कोई चार्ज क्रिएट करता है। पहले तो डिपेंड कर रही है मीडियम पर, कि मीडियम अगर चेंज होगा तो उससे के की वैल्यू चेंज होगी तो इंटेंसिटी भी आपकी चेंज हो जाएगी। ऐसे ही ये डिपेंड कर रही है क्यू पर, क्यू यानी कि मेन चार्ज जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, जितनी हम इसकी मैग्नीट्यूड को बढ़ाते जाएंगे उतनी जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की ये बढ़ती जाएगी। और एक ये डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस के स्क्वायर पर इन्वर्सली, कि जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपकी वीक होती जाएगी। चलते हैं आगे। तो बेटे यहाँ पे एक तारुफ आ रहा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। याद रहे बेटे कि जब भी कोई चार्ज होता है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप नीचे कि एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइन जो हैं ये आउटवर्ड जारी होती हैं अवे, नेगेटिव चार्ज की आती हैं ये इनवर्ड आती हैं उसकी जानिब। ऐसी अगर प्लस माइनस 2 अपोजिट चार्ज रखे हुए हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि प्लस से तो ये अवे जा रही हैं लेकिन माइनस से टूवर्ड आ रही हैं। और क्योंकि प्लस माइनस से जो अट्रैक्ट करेगा तो प्लस से लाइन जनरेट होंगी और माइनस से जानिब जाएंगी।
और ऐसे अगर लाइक चार्जेस होंगे तो क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये आउटवर्ड जाएंगी और दोनों दूसरे को रिपेल करेंगे। और यहाँ पे हमने दिखाया है कि दो अगर प्लेटें रखी हुई यूनिफॉर्म चार्ज की तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रही हैं वो भी इक्वली स्पेस हैं, क्योंकि दोनों साइड पर आपकी जो चार्ज की स्ट्रेंथ है वो क्या है, अपोजिट तो हैं लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज क्या हैं, सेम हैं। तो ये यूनिफॉर्मली स्पेस इलेक्ट्रिक लाइंस जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पर एक तारुफ आ रहा है इलेक्ट्रिक लाइंस का कि एक कंटिन्यूस लाइन होती है जो कि एक कर्व जो है ड्रॉन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में हम, कि उससे एक टेंजेंट हम जो है जब ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्शन देगा किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की उस पॉइंट पर। तो इनकी कुछ यहाँ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं कि ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, यानी कि ये नज़र नहीं आती हैं मगर ये एग्जिस्ट करती हैं और ये डायरेक्शन देती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पॉइंट पर। याद रहे ये एक ही डायरेक्शन होगी, किसी भी टेंजेंट की जो पॉइंट से ड्रॉ होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी एक ही डायरेक्शन होती है उस पॉइंट पर। ये स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से, एंड होती हैं नेगेटिव चार्ज पर। और ऐसी जितनी ज़्यादा लाइंस किसी एरिया में आप देखेंगे तो आप समझ जाएं कि वहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, और जैसे लाइंस कम होगी वो वीक होती जाएगी। यानी हम कहना चाह रहे हैं कि चार्ज के अराउंड इलाका होगा, करीब एरिया होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक लाइंस स्ट्रॉन्ग डेंसिटी वाली होंगी, और जैसे दूर जा जाएंगी ये डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। और ये याद रखें बेटा कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ना एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो यहाँ पे हमने तारुफ देखा इलेक्ट्रिक लाइंस का जो कि चार्ज जनरेट करता है। चलते हैं आगे। तो बेटा यहाँ पर अब रिलेटेड एक टॉपिक आ गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मेरे बेटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इलेक्ट्रिक लाइन से ही रिलेटेड है, लेकिन जब इन लाइंस को हम किसी एरिया में से गुजारें, ये डायग्राम में देख सकते हैं कि एक एरिया हमने लिया हुआ है, कोई रेक्टेंगुलर शीट है, और जब इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ट्रेवल करेंगी तो ये अपना इस एरिया के क्या बनाएंगी, फ्लक्स। तो हम कह सकते हैं कि फ्लक्स से मुराद है कि इलेक्ट्रिक लाइंस का किसी खास रीजन में से निकलना। अब बेटा यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि आपने टर्म पढ़ी है एरिया, तो जब हम बोलेंगे ना सरफेस एरिया तो आप देख सकते हैं पूरा एरिया जो शीट का है ये है सरफेस एरिया। लेकिन जब हम टर्म देंगे वेक्टर एरिया तो इसकी डायरेक्शन होगी जो अपने सरफेस के परपेंडिकुलर, नॉर्मल यानी आउटवर्ड ये इसकी डायरेक्शन मिल रही है आपको। तो जब हम वेक्टर एरिया की बात करते हैं तो इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, अपने सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर। तो यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम वेक्टर एरिया को लेते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, पैरेलल। कि अगर वेक्टर एरिया की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक्ट कर रही हैं, इलेक्ट्रिक लाइन जा रही हैं, तो वो उस एरिया में मैक्सिमम फ्लक्स बनाएंगे क्योंकि उनका एंगल बनेगा 0 डिग्री। अब यहाँ मैं तारुफ इस तरीके से कर रहा हूँ आपको कि हमने जैसे ये डायग्राम आप देखें, ये वाली, इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रिक लाइंस और जो सरफेस एरिया या वेक्टर एरिया का एंगल है वो पूरा 0 डिग्री नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिक लाइंस और वेक्टर एरिया में क्या बन रहा है, कुछ एंगल बन रहा है। तो हमें यहाँ पर इस एंगल को सॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 2 पढ़ा था वेक्टर का कि आप किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं 2 कंपोनेंट में। तो क्योंकि हमने वेक्टर एरिया लिया हुआ है तो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर गिराए, तो एक कंपोनेंट तो एंगल के साथ आ गया। याद रहे जो एंगल के साथ कंपोनेंट आता है हमेशा वो कहलाता है कॉज वाला, और जो सामने वाला आ जाएगा वो साइन थीटा हो जाएगा। तो इट मीन्स ये इस डायग्राम में ही आप फोकस रखें अपना, कि आप इस डायग्राम को अगर देखें तो इससे अंदाजा होगा कि जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है जो थीटा के अपोजिट आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो गया है, लेकिन ये जो कॉज वाला कंपोनेंट है ये उस फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो याद रखें वो जो लाइंस हैं वो सरफेस एरिया की क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, और वेक्टर एरिया की क्या होनी चाहिए, पैरेलल। तो हम कह सकते हैं कि जो इसमें ये कॉज वाला कंपोनेंट है यही फ्लक्स जनरेट कर रहा है। तो इसलिए आप देखें यहाँ पे जब मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका बनाया है तो यहाँ लिखा है कि ये एक्चुअली हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक तो ई का नॉर्मल कंपोनेंट यानी कि परपेंडिकुलर इंटेंसिटी जाती है, और जो आगे एरिया है यानी या तो आप एरिया को रिजॉल्व कर लें या फिर आप ई को रिजॉल्व कर लें। तो यहाँ पे हमने यहाँ जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से हमने ई को रिजॉल्व करा है 2 कंपोनेंट, यानी कि वहाँ पर ई ने एंगल बनाया अपने एरिया के साथ। लेकिन यही चीज़ हो सकती है कि ये कॉज आप ए के साथ भी लगा सकते हैं कि वेक्टर एरिया का वो कंपोनेंट जो कि ई की क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि पैरेलल हो जाएगा, वेक्टर एरिया के नाम लेंगे, सरफेस एरिया में वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो वो कंपोनेंट आपका फ्लक्स जनरेट करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉज लगा दिया है। यही बात आप ई के साथ भी समझ जाइएगा।
तो अब जब कॉज आ गया ई और ए के दरमियान में, तो आपने फर्स्ट में पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, किसका, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का और वेक्टर एरिया का। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई फ्लक्स की दो डेफिनेशन हैं कि जहाँ भी फ्लो होगा वहाँ फ्लक्स है, और इसको शो करेंगे फाई से। और इसकी दो क्वालिटेटिवली इसकी डेफिनेशन क्या है, जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस, टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस जितनी ज़्यादा किसी एरिया में से नॉर्मली पास करेंगी वो कहलाएगा उसका फ्लक्स एरिया का। और क्वांटिटेटिवली डेफिनेशन जब नीचे बनाई कि स्केलर प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का, तो ये फ्लक्स जनरेट करता है। तो क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है तो ये क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, इसकी डायरेक्शन नहीं है फ्लक्स की। और इसका यूनिट हमने इसी फॉर्मूले से बनाया कि इंटेंसिटी का होता है न्यूटन पर कूलम और आगे मीटर स्क्वायर। तो यहाँ हमने एक तारुफ दिया आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो बेटे फ्लक्स के कुछ केसेस यहाँ डिस्कस किए गए। एग्जाम में सवाल आता है कि बताएं मिनिमम फ्लक्स कब बनेगा, जब फ्लक्स जीरो हो जाएगा। नहीं, इस तरीके से कि सरफेस एरिया के बाद जब हमने डायरेक्शन देखी वेक्टर एरिया की, तो ये नॉर्मल आ रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस उस डायरेक्शन में नहीं जा रही, बल्कि वो 90 का एंगल बना रही है वेक्टर एरिया के साथ। तो इस सूरत में cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो, और फ्लक्स जनरेट नहीं करेगा। ऐसे ही मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, जब दोनों पैरेलल होंगे, ई और ए, यानी वेक्टर एरिया और इंटेंसिटी का पैरेलल होंगे, तो ये फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम cos 0 1 होता है। और नेगेटिव फ्लक्स कब होगा कि आप समझ सकते हैं इसी डायरेक्शन को आप अपोजिट कर दें इलेक्ट्रिक लाइंस की, कि इधर आने के बजाय अपोजिट जा रही हो, तो वेक्टर एरिया और ई का एंगल क्या बनेगा 180, और वो नेगेटिव फ्लक्स हो जाएगा cos 180 -1। पॉजिटिव फ्लक्स कब होता है, जब एंगल आपका पहले क्वाड्रेंट में आ जाए, 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो, तो आप जब भी रखेंगे वैल्यू तो आपको पॉजिटिव फ्लक्स मिलेगा। और बेटा ये लास्ट टॉपिक आज का हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम बात करते हैं किसी आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की, तो हम यहाँ पे बना रहे हैं उसका फ्लक्स, कि वो जो पॉइंट चार्ज अपना फ्लक्स जनरेट करता है वो कितना होगा। तो इसके लिए बेटा हमने यहाँ ये सपोज कर लिया है कि हमने एक स्फीयर लिया है, जस्ट लाइक फुटबॉल, कि हमने एक स्फीयर लिया है और उसके अंदर उस चार्ज को रख दिया है जिसका हम फ्लक्स बनाना चाह रहे हैं। तो अब होगा क्या, जब उसके सेंटर में रखा जाएगा तो अपनी इलेक्ट्रिक लाइन जनरेट करेगा, और वो फुटबॉल में जैसे पैचेज होते हैं इस तरीके से हर पैच से उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस क्या हो रही होंगी, बाहर आ रही होंगी। तो बेटा यहाँ समझाने की बात ये कि जैसे आपका ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, कर्व है, जैसे आपकी ज़मीन है, लेकिन हम क्या करेंगे कि पीछे में जो फॉर्मूला बनाया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो है फ्लैट सरफेस के लिए, कि जो बिल्कुल सीधा हो। यहाँ पे क्या हो गया, 3 डायमेंशनल हो गया, कर्व हो गया है। तो इसका मसला हल करने के लिए हमने यहाँ पर एक नया फॉर्मूला जनरेट करना है फ्लक्स का, जो कि इस पर अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस पूरे स्फीयर को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे इंटरवल में कि वो लीनियर हो जाएं, यानी जो कर्व है आपका उसका नेचर खत्म हो जाए और वो स्ट्रेट हो जाए। तो हमने उसको नाम दे दिया स्मॉल डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, यानी कि डेल्टा ही शो कर रहा है कि हमने अपने स्फीयर को तोड़ दिया है छोटे छोटे एरियाज में, और वो इतने छोटे हैं कि वो लीनियर हो गए हैं। तो हमने यहाँ पर इसका रेडियस स्मॉल r लिया और इसके अंदर हमने एक चार्ज रख दिया और फिर इसको डिवाइड कर दिया स्फीयर को छोटे इंटरवल्स के अंदर। और अब हम क्या करेंगे, हर पैच का अलग अलग फ्लक्स बनाएंगे। जरा गौर करें बेटा कि जो हमने पैच बनाया इसका जो वेक्टर एरिया है नॉर्मल है, और ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन भी अंदर से जो आ रही हैं वो भी बाहर आ रही हैं। तो इट मीन्स ये डायग्राम ना देखें आप, ये डायग्राम देखें जिसमें ई और ए बिल्कुल सीधे हैं, यानी पैरेलल हैं। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस और वेक्टर एरिया का एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। जब ये सिचुएशन आएगी तो हमने यहाँ पर यहाँ जो पीछे हमने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था ई डॉट डेल्टा ए, वहाँ जाके हमने फ्लक्स बनाया पहले डेल्टा A1 का, तो वो आ रहा है ई डेल्टा A1, यानी cos 0 क्या हो गया 1, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल। ये नहीं है, यहाँ पे थीटा बन रहा है, ये दोनों बिल्कुल सीधे होंगे। ऐसे ही एरिया ई डेल्टा A2 का भी फ्लक्स इस तरीके से निकलेगा, cos 0 1 हो जाएगा ई डेल्टा A2 एंड सो ऑन। तमाम पैचेज जो आपने बनाए हैं सबको आखिर में डेल्टा AN का नाम दे दिया, आखिरी वाले को वो भी आ जाएगा ई डेल्टा AN, यानी कि आपने तमाम अलग अलग पैचेज का फ्लक्स तैयार कर लिया। अब क्योंकि हमें पूरे स्फीयर का फ्लक्स चाहिए, स्फीयर के अंदर ही वो चार्ज रखा हुआ है, हमें इस चार्ज का टोटल फ्लक्स बनाना है, तो हमने सारे फ्लक्सेस को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। फाई सिंबल है फ्लक्स का, हमने सारे फ्लक्स ऐड कर दिए, इनकी वैल्यूज को यहाँ पे लाके रख दिया, तो ई सब में कॉमन आ जाएगा। वजह उसकी ये है कि जो सेंटर में चार्ज रखा हुआ है उसका डिस्टेंस आपके स्फीयर तक रेडियस कहलाता है। ये सारे ही रेडियस होंगे तो इक्वी डिस्टेंट होंगे, क्योंकि इंटेंसिटी अपने डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, और जब डिस्टेंस सब जगह सेम है तो और एक ही चार्ज है तो हर
जो पैच है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचेगी वो सेम पहुंचेगी, इसलिए हमने ई कॉमन ले लिया, सारे एरियाज को प्लस कराया, तो ये बन जाएगा दोबारा से पूरा आपका स्फीयर। तो हम कह सकते हैं कि ये स्फीयर को जनरेट कर देगा। तो स्फीयर की एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना होगा कि ये 3 डायमेंशनल है, यानी फुटबॉल की तरह, तो इसका एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। और जहाँ ई आ रहा है वहाँ पर हमने पीछे फॉर्मूला बनाया था ई का, इन द फॉर्म ऑफ एप्सिलॉन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वाली वैल्यू लाकर हमने यहाँ रख दी है, यानी यहाँ ई की वैल्यू रख दी, आगे हमने एरिया रख दिया स्फीयर का। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, और आखिर में रह गया चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो रिजल्ट ये शो कर रहा है बेटे कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी चार्ज के अराउंड वो डिपेंड करता है 2 फैक्टर पर, एक उस चार्ज की अपनी मैग्नीट्यूड पर, और एक वो डिपेंड करता है मीडियम पर जिसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ट्रेवल होंगी। तो ये जितना ज़्यादा चार्ज की मैग्नीट्यूड आप बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट कर रहा है वो बढ़ता जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो लेक्चर से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और हम इस सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे, और हम इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम होगा गॉस लॉ। तो इस उम्मीद के साथ कि आपने इस लेक्चर्स को बार बार रिपीट करना है, अपने कॉन्सेप्ट अच्छे जनरेट करने हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।